जहां दुनिया भर की भाभियां अपनी ननदों को अपनी दुश्मन मानती थी, वहां पर कावेरी निवास भाभी और ननद के प्यार की मिसाल देता था। ये कहानी शुरू होती है कावेरी निवास से, जहां शोला शबनम नाम की देवरानी जेठानी अपनी सास, पति और इकलौती ननद के साथ रहती थी। पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं था जो ये ना जानता हो कि शोला और शबनम अपनी ननद रमा से कितना प्यार करती हैं। शबनम के भाई की शादी के लिए सभी उसके मायके पहुंचे हुए थे। 2 घंटे बाद बारात निकलनी थी, पर दूल्हे की बहन अब तक तैयार नहीं थी। और कारण शादी की तैयारियां नहीं, कुछ और ही था। ये क्या रमा दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अगर इन्होंने देख लिया कि आप अब तक तैयार नहीं हुई है तो आपको पता भी है मेरी क्या हालत होगी। प्रिया, जाकर पार्लर वाली को बोलो, दुल्हन बाद में सजेगी, पहले मेरी ननद सजनी चाहिए। अरे रहने दे बहू, तेरे मायके की बात है, कुछ देर में तैयार हो जाएगी ना रमा। हमने दूसरी पार्लर वाली को फोन कर दिया है। और तू खुद की तो हालत देख। अरे खुद तो तू नाइट ड्रेस में घूम रही है। 2 घंटे में बारात लेकर निकलना है हमें। पार्लर वाली को तो 2 बजे तक आ जाना चाहिए था मम्मी जी, 5 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई। अब मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैं ही दीदी को तैयार करती हूँ। और अपने भाई की बारात में खुद तैयार ना होकर शबनम रमा को रेडी करने में रह जाती है। कुछ देर बाद घर की लड़कियां दूल्हे की बहन को बुलाने आती हैं। शबनम दीदी कहाँ हो आप? भाई की शादी में बहन का कितना काम होता है आपको पता है ना, फिर भी आप अभी तक रेडी नहीं हुई है। हे भगवान। अरे मैं तैयार नहीं तो क्या हुआ, रमा तो तैयार है। मिहिर जैसे मेरा भाई है वैसे रमा दीदी का भी तो भाई है, सारे नियम रमा दीदी कर देंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ज्यादा टेंशन ले रही हो। आपके भाई की शादी में आपका तैयार होना ज्यादा जरूरी है। शबनम ठीक कह रही है दीदी, शादी का घर है, काफी लोग आएंगे। शबनम की तो शादी हो गई, अब वो कैसी भी दिखे क्या फर्क पड़ता है। अब तो शादी आपकी होनी है ना। हो सकता है कोई अच्छे घर का लड़का आपको पसंद कर ले, इसलिए आपका परफेक्ट दिखना बहुत जरूरी है। और किसी तरह एक नॉर्मल सी साड़ी पहनकर शबनम खुद शादी में पहुंचती है, जहां उसे इस तरह देखकर मेहमान बातें बनाने लगते हैं। न जाने क्या प्यार है इन दोनों भाभियों को रमा से। कोई देखकर कह सकता है क्या कि शबनम के भाई की शादी है? वो तो गेस्ट से भी खराब कपड़े पहनकर आ गई है। बाल तो देखो, कंघी करने का भी वक्त नहीं मिला इसे। मिले भी कैसे आंटी? दिन भर रमा क्या खाएगी? रमा कहाँ चली गई? कहीं रमा को धूप तो नहीं लग गई? दूसरे शहर आई है, कहीं रमा को यहाँ का पानी सूट नहीं किया तो ये दवाई ले लूँ, वो दवाई दे दूँ, ये क्रीम लगा दूँ, वो पाउडर लगा दूँ। दिन भर दीदी इन्हीं सब चीजों में फंसी रही तो कहाँ से तैयार होती। पहली बार देखी है मैंने ऐसी भाभी जो अपनी ननद के पीछे ऐसी बावली रहती है। तो ऐसी थी शोला और शबनम। शादी के बाद जैसे ही सभी वापस घर लौटते हैं, घर पर रमा की शादी की चर्चा शुरू हो जाती है। शादी में जिस तरह लोग बार बार रमा के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, अब मुझे लग रहा है कि मेरी छोटी सी गुड़िया बड़ी हो गई है। नहीं मम्मी? बेटियों का क्या है बेटा, पलक झपकते ही बड़ी हो जाती है और फट से अपने घर की हो जाती है। इन लोगों को कोई काम नहीं है मम्मी, इन्हें तो बस लड़की दिखती है और शादी का रिश्ता भेजना होता है। इसलिए मैं कह रही थी भाभी को कि मुझे इतना जाने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है दीदी? लगना भी तो चाहिए कि आप हमारी लाडली हैं। वैसे ये आपके बाल इतने ड्राई कैसे हो रहे हैं? ऐसे तो धीरे धीरे बालों की नमी ही चली जाएगी। चलिए मैं आपके बालों में तेल लगा देती हूँ। और ट्रैवल करने के कारण दीदी की बोली भारी भी लग रही है ना। मुझे लगता है इनका गला बैठ गया है, मैं अभी जाकर काढ़ा बना कर लाती हूँ। मुझे किसी काढ़े की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे अपने बालों पर तेल लगाना है भाभी। मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आप एक काम कीजिए ना, आप देवर जी के साथ गाड़ी में चले जाइए, वरना दीदी को रिक्शा से जाना पड़ेगा। कॉलेज और धूप में उनकी स्किन खराब हो गई तो। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, और वैसे भी मैं थोड़ा फ्री फील करना चाहती हूँ। मेरे फ्रेंड्स रहेंगे ना साथ में, मैं चली जाऊंगी उनके साथ। अरे तो अपने दोस्तों को अपनी गाड़ी में ही ले जाइए ना दीदी, आराम से एसी चला कर जाइएगा। ठीक है, आप लोगों को जो ठीक लगे। और तैयार होकर रमा अपने कॉलेज चली जाती है, पर उसकी भाभियों को उसकी इतनी फिक्र थी कि वो कॉलेज में भी उसके लिए टिफिन लेकर पहुंच जाती है। ये ले रमा, आ गई तेरी भाभी। इस जन्म में जब तक ये दोनों तेरे साथ हैं, मुझे नहीं लगता कि तू लव मैरिज कर पाएगी। लव मैरिज क्या, मुझे नहीं लगता मैं कोई भी मैरिज कर पाऊंगी। अगर मेरी भाभी कोई पराया मर्द होती तो अब तक उन्होंने मुझे किडनैप करके अपने घर की शोभा बना लिया होता। इतनी फिक्र कोई किसी की कैसे कर सकता है यार। सुबह 10 बजे भी उठू ना, तब भी भाभी कहती है, ओहो दीदी आपकी आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल आ गए हैं, अब थोड़ी देर और सो लो।
अपने कपड़े तक मुझे निकाल कर देती है, वो भी नए के नए। और क्या बातचीत चल रही है दोस्तों में? अच्छा है दीदी, ये कॉलेज की टेबल बड़ी सख्त लगती है ना दीदी, बैठे बैठे तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी। मैं आपके भैया से कहकर ना यहाँ कुशन का टेबल लगवा देती हूँ। इतने ही पैसे हैं भाभी तो एक और कुशन वाला टेबल लगवा दीजिएगा। मुझ गरीब को भी जरा आराम हो जाए, फिर मैं तो यहीं सो जाया भी करूंगा। वैसे एक बात बताइए दीदी, आपके मन में कोई है क्या? कोई लड़का हो तो बताइए हमें, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेंगे। वरना मैं सोच रही थी कि अखबार में इश्तेहार दे दूं आपकी शादी का, और जो भी लड़का उस इश्तेहार को देखकर इंटरव्यू देने आएगा उसे अच्छे से 15 दिन परख कर देखेंगे। जो जचेगा उसके साथ आप घूम फिर कर देखिएगा। अगर वो लड़का आपको अच्छा लगे तो ही उसके हाथों में आपका हाथ देंगे। मैं सबसे बेस्ट लड़का भी लेकर आऊंगी ना भाभी, तो मुझे विश्वास है आपको तब भी लगेगा कि वो मेरे लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको तो हीरा चाहिए मेरे लिए, और अपनी इन 4 आंखों से भी मैं हीरा नहीं ढूंढ पाऊंगी। तो आपको जो ठीक लगे आप कर सकती हैं। और रमा की हामी मिलते ही अगले दिन रमा के घर के बाहर लड़कों की लंबी लाइन लग जाती है। दरवाजे पर खड़ी थी शोला और शबनम। तू लड़कों की काउंटिंग कर ले शबनम, 10 से ऊपर लड़कों की एंट्री मत लेना, आज के लिए एंट्री क्लोज हो गई है। ये कहकर शोला अपने घर के बाहर क्लोज का बोर्ड लगा देती है। बाकी लोग नेक्स्ट स्लॉट में आइएगा। बाकी आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, होप आप में से कोई एक हमारे घर का दामाद बन पाए। फिलहाल के लिए आप सभी अपना बायोडेटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन की ओरिजिनल, डिग्री की फर्स्ट कॉपी एक तरह कर लीजिए, क्योंकि वो सब मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए जमा होंगे। उसके पहले आप सब शबनम के पास रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अपने घर में अचानक इतनी भीड़ देखकर शुभा नीचे आती है। ये लाडले कौन है बेटा, और ये सब क्या कर रही हो तुम दोनों? ये सभी लड़के हमारी रमा दीदी से शादी करने की इच्छा से हमारे घर आए हैं, तो आज से इन सब की टेस्टिंग शुरू होगी मम्मी जी, और इनमें से जो बेस्ट निकलेगा वही हमारी रमा दीदी से मिल पाएगा। और एक एक कर शबनम सभी का रजिस्ट्रेशन कर लेती है और शोला सभी के डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेती है। तो अब आगे क्या करने वाली हो तुम दोनों? तो पहला टेस्ट होगा कपड़े धोने का, वॉशिंग मशीन में नहीं, हाथों से। मैंने और शबनम ने रमा दीदी के कुछ गंदे कपड़े निकाल कर रखे हैं। एक एक कपड़ा 10 लड़कों में बांट दिया जाएगा, और जो सबसे अच्छे तरीके से कपड़ा धोकर सुखाकर उसे आयरन करेगा वो ये फर्स्ट लेवल पार कर लेगा। और ये सुनते ही 10 के 10 लड़के डिटर्जेंट लेकर कपड़े धोने बैठ जाते हैं। रमा से शादी तो मैं ही करूंगा, कॉलेज में तो भाभी उसके आसपास भटकने भी नहीं देती किसी को। टेस्ट के थ्रू ही सही, रमा को तो मैं अपनी बीवी बना कर रहूंगा। रमा तू जैसे से कभी इम्प्रेस हो ही नहीं सकती। अगर तूने ये सारे के सारे टेस्ट पास भी कर लिए ना, तो भी जब तू रमा के करीब जाएगा तो वो तुझे देखते ही भाग जाएगी। तुम दोनों कपड़े धोने पर फोकस करो, यहाँ सभी के कपड़े धुल चुके हैं सिवाय तुम दोनों के। और एक एक कर सभी लड़के कपड़े सुखाने चले जाते हैं। छत पर सूख रहे कपड़ों को चेक करने के लिए शोला और शबनम छत पर जाती हैं। ये क्या है प्रेम, तुम्हारी कद काठी देखकर तो लगा था कि हमारे घर के दामाद बनने के तुम में सारे गुण हैं, पर देखो तुमसे तो ये दीदी का टॉप भी सही से साफ नहीं हुआ। ये दाग देख रहे हो, रमा दीदी ने देख लिया ना तो बेकार में उनका मूड ऑफ हो जाएगा। चलो इसे अच्छे से धो, आज का पूरा दिन तुम सबको कपड़े ही तो धोने हैं, बहुत वक्त है, आराम से करो। और ये साड़ी किसने धोई थी? करण, मुझे नहीं लगता है कि तुम इंटरेस्टेड हो इस कंपटीशन में। और शाम को सारे कपड़े आयरन होके रमा के कमरे में आते हैं। अब बताइए दीदी, इसमें से कौन से 2 कपड़े हैं जो आपके मन मुताबिक साफ नहीं हुए? उन दोनों लड़कों को आज आपके पति बनने की लाइन से बाहर कर दिया जाएगा। ये सब क्या कर रही हैं आप दोनों? मुझे नहीं पता, मैं तो ड्राइवर को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ। और 2 लड़कों को एलिमिनेट करने के बाद बाकी बचे 8 लड़कों से शोला और शबनम घर की सफाई करवाती हैं। ये घर में अचानक से इतनी धूल कहाँ से आ रही है? घर की डस्टिंग चल रही है मम्मी जी। और आप जानना नहीं चाहेंगी कौन कर रहा है ये डस्टिंग? हमारे होने वाले जवाई। घर के कोने कोने से गंदगी निकाली जा रही है, इसी बहाने घर तो साफ हो ही जाएगा। मेरा कमरा किसने साफ किया? वो तो लगता ही नहीं कि आगे जा पाएगा। इतनी खराब तरीके से सफाई होती है क्या? बिस्तर तो बनाया ही नहीं। मैं जाता हूँ भैया, सॉरी, पहली बार ये सब कर रहा हूँ ना, गलती हो गई, सॉरी सॉरी। अच्छे से साफ करो मन लगाकर, भले सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो जाओ, इस कंपटीशन में फेल हो गए ना तो रमा से शादी नहीं हो पाएगी।
कभी कार चलाने की टेस्टिंग तो कभी लड़कियों के लिए ज्वेलरी खरीदने की टेस्टिंग, और हर टेस्टिंग पर दो दो लड़के एलिमिनेट होते जा रहे थे। और फिर बारी आती है घर के सबसे इम्पोर्टेंट काम की। खाने के नाम पर तो मुझे पानी उबालने के अलावा कुछ नहीं आता मोहन, और फिर भी मेरे लिए मेरे घर वाले ऐसा लड़का ढूंढ रहा है जो खाने में एक्सपर्ट हो। ये तो गलत बात हुई ना, ये तो किसी को एक्सप्लॉइट करना हुआ। मुझे तो बस एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी बातों को समझे, जैसे कि तुम समझते हो। मैं तो आपकी सब बातों को समझता हूँ मैडम, पर मैं तो आपका ड्राइवर हूँ ना। तुम बताओ कि मेरा पहला ब्रेकअप कब हुआ था? जब आप 10th क्लास में थी। पर वो ब्रेकअप थोड़ी ना हुआ, 2 दिन तो आप उस लड़के से मिली थी, मैं ही तो लेकर गया था मिलने के लिए। मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? वैसे तो आपने सबको पिंक कलर बताकर रखा है, पर आपको पसंद काला रंग है। मैं पूरा दिन सबसे ज्यादा वक्त किसके साथ बिताती हूँ? देखा जाए तो मेरे साथ, क्योंकि आपके घर पर 24 घंटे सभी आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, जिससे इरिटेट होकर आप अपने ड्राइवर के साथ यानी कि मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती हैं, जैसे कि अभी। वही तो मोहन, किस ड्राइवर को अपने मालिक की बहन के बारे में इतना कुछ पता होता है? पैसे हैं, प्यार है, सब कुछ है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो सर्वगुण संपन्न हो। मैं कोई रोबोट थोड़ी ना हूँ। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील कर सकूं। पर बचपन से किसी भी लड़की के साथ इतना वक्त मुझे दिया ही नहीं गया कि मैं उसे जान सकूं, सिवाय तुम्हारे। मुझे तो लगता है मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए मोहन, क्योंकि मैंने तुम्हारे अलावा किसी के साथ इतना वक्त नहीं बिताया, अपने घर वालों के साथ भी नहीं। सच बताऊं तो मैं भी तुम्हें मन से बहुत चाहता हूँ रमा, पर मुझे लगता रहा कि इतने बड़े घर की लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी। पर आज तुम्हारे मन में मेरे लिए वही एहसास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मोहन रमा को पार्क में ले जाता है और दोनों एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। जहां एक तरफ रमा को अपना जीवन साथी मिल चुका था, वहीं दूसरी तरफ उसके घर पर अभी भी उसके लिए परफेक्ट लड़का खोजने की तलाश जारी थी। रसोई में खड़े 4 दावेदार रोटियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना पड़ता है, ये तो मुझे आज पता चल रहा है। तो तुझे क्या लगता था? अरे मुझे तो लगता था कि आटे का डो मार्केट से आता है, बना बनाया। तुम लोगों की बातें सुनकर तो लगता है कि रमा दीदी शादी के बाद भूखी ही मर जाएंगी। आटा गूंथने में मैं हेल्प कर दूंगी और उसके बाद तुम लोगों को सब कुछ खुद करना है, ठीक है? और जैसे तैसे चारों लड़के आटा गूंथ लेते हैं। ये कैसी रोटी बेली है तुमने प्रेम? आटा गूंथना तो मैंने बताया तुम्हें, अब बेलना भी मैं ही बताऊं क्या? इधर तो देखो, सबने भारत का नक्शा बनाया है। ये लोग ऐसा खाना बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस लॉट का कोई भी लड़का पास हो पाएगा। फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन करनी होगी। आफ्टर ऑल हमारी दीदी के फ्यूचर की बात है। बेस्ट लड़का ढूंढकर निकालेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज। यहाँ शोला और शबनम की टेस्टिंग चालू रह जाती है और वहां कुछ और ही हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह पड़ोस की सुजाता भागती हुई आकर शोभा से कहती है, अरे शोभा, कहाँ है तू? इन चीजों के चक्कर में अपनी बेटी को ही भूल गई क्या? कहाँ है रमा? सुबह के 10 बज रहे हैं, वो अपने कमरे में सो रही होगी। तो आपने जाकर चेक नहीं किया सुबह से भाभी? अरे दीदी के लिए वर चुनने के चक्कर में मैं इतनी थक गई कि मैंने कमरे में जाकर चेक ही नहीं किया कि दीदी कहाँ है। मुझे लगा तूने चेक किया होगा। भागते हुए सभी रमा के कमरे में जाते हैं, पर वहां रमा नहीं थी। रमा मिलेगी भी नहीं, क्योंकि रमा घर पर है ही नहीं। उसने मंदिर में जाकर शादी कर ली है। क्या? कौन है वो लड़का? उसे तो मैं जिंदा जला दूंगा। जिसने मेरी बहन को बहकाया है वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मोहन, कहाँ हो? गाड़ी निकालो। या तो तुम्हें सच में कुछ पता नहीं सुमित, या तो फिर तुम जानबूझकर ड्रामा कर रहे हो। बहन ने भागकर शादी कर ली। अब तो भाई यही दिखाएगा ना कि इस गलती में उसका हाथ नहीं था। जब तुम्हारी बहन का पहले से ही चक्कर चल रहा था तो इतना बड़ा ड्रामा रचाने की जरूरत क्या थी? चलो करण, घर चलो। यहाँ रोटियां बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि खाना तो कोई और ही चट कर चुका है। दे दिया लेक्चर तूने, अब बताएगी क्या कहना चाह रही है तू? आपके ड्राइवर के साथ ही भागी है रमा। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर मंदिर में है वो। अब तक तो फेरे भी हो गए होंगे और लौट रही होगी। कहाँ जाएगी? मांग में सिंदूर, गले में वरमाला पहनी रमा मोहन के साथ अपने घर पहुंचती है।
मोहन को रमा का हाथ पकड़ा देख सुमित उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है। ये इस घर के दामाद है भैया, आपके ड्राइवर नहीं है जो आप इन पर हाथ उठाएंगे। मतलब तूने सच में शादी कर ली? पर दीदी ये आपको खुश नहीं रख पाएगा। खुश तो मुझे आप दोनों नहीं होने दे रही थी। हर साल मुझे किसी नए कोर्स में एडमिशन करवाना पड़ रहा था, क्योंकि जब भी मेरी शादी की बात चलती थी तो बेस्ट लड़के को ढूंढने में आप दोनों लग जाती थी, और 30 साल की उम्र तक आप दोनों मेरे लिए बेस्ट लड़का नहीं ढूंढ पाई। और अब आप दोनों की कृपा से और भी 20 साल वो बेस्ट लड़का नहीं मिलने वाला था, और जब मिलता फिर तो सीधा मेरे रिटायरमेंट की उम्र आ जाती। इसलिए मैंने खुद शादी कर ली मेरे मनपसंद लड़के से। हो गया कल्याण, तुम दोनों के ज्यादा प्यार के कारण ही ये सब हुआ है। पहली बार आपने सही कहा भैया, अगर किसी से प्यार है तो उसे जरा छूट भी देनी चाहिए। भाभी, इतना भी पानी मत दीजिए पेड़ को कि पेड़ मुरझा जाए। पर मेरा पेड़ तो होशियार निकला। सुहानी अपनी सास इंदु, पति केशव, ननद काजोल और ससुर सत्यदेव के साथ रहा करती थी। काजोल का लंबे समय से किसी भी लड़की के साथ रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। जो भी रिश्ता आता या तो वो काजोल को नापसंद करते या फिर किसी न किसी बात से टल जाता। एक दिन इंदु की पहचान का एक अच्छा रिश्ता आने वाला होता है। सुहानी बहू, आज लड़के वाले रिश्ता लेकर आने वाले हैं मेरी काजोल का हाथ मांगने। खान पान में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लड़का अच्छी खासी नौकरी करता है, बहुत ही सुलझा हुआ अच्छा परिवार है। हाँ सुहानी भाभी, लेकिन भाभी आप खाना बाद में बना लेना, पहले आप मेरा मेकअप तो कर दीजिए। मुझे पता है आपने लास्ट टाइम खुद से ही अपना HD मेकअप किया था, और इस फंक्शन में सभी आपकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। ओके ननद मैडम, जैसा आप कहो। क्या जैसा आप कहो? चुपचाप फटाफट नाश्ता और खाना तैयार कर। वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, तब तक मैं इसे तैयार करती हूँ। लेकिन मम्मी आपको कहाँ आता है, आप कुछ भी कर देती हो। अरे यार। इंदु काजल को कमरे में ले जाती है और आईने के सामने बिठाकर तैयार करती है। काजल एक सुंदर सी साड़ी पहनती है, झुमके, नेकलेस और बिंदी भी। ये लो, हो गई मेरी लाडो रानी तैयार। बलैया तो ले लो तेरी। थू 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 थू, तुझे किसी की नजर ना लगे। वाह मम्मी, मुझे तो लगा कि आपको मेकअप एंड ऑल दैट नहीं आता, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। अरे बेटा, तेरी माँ क्या कोई कच्ची खिलाड़ी है? कुछ देर बाद विराज और उसके माता पिता संजय और गायत्री आते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। सुहानी सबके लिए मिठाई और नाश्ता लाती है। ये लीजिए आप सब, आम पन्ना और फ्रेश ऑरेंज जूस। वैसे इंदु जी, आपकी बेटी काजोल है तो बड़ी सुंदर। हाँ जी, और हमारे बेटे विराज और काजोल की जोड़ी तो एकदम राधा कृष्ण जैसी जोड़ी लगेगी। क्यों विराज? क्या पापा आप भी? अब अरे होने वाले नंदोई जी, अभी से ही इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? हाँ विराज, तो फिर ये रिश्ता पक्का समझे? संजय जी, गायत्री जी। गायत्री और संजय दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कुछ पल सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, हमारे बेटे की मंजूरी तो पहले से ही है, लेकिन अब हम भी राजी हैं। वाह वाह जी वाह, तो इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। लीजिए, ये मिठाई खाइए, देसी घी में बनी है, वो भी ब्रांडेड मिठाई है, मेरी सुहानी बहू लाई है। रुकिए रुकिए इंदु जी, इतनी भी क्या जल्दबाजी है? हम मुंह मीठा करेंगे, लेकिन हमारे बेटे के दामन में क्या आएगा उसका इंतजाम तो आप लोगों ने कर लिया है ना? जी सत्यदेव जी, अब ये तो शादी की पवित्र और परम रस्म है, जिसकी बुनियाद पर ही तो ये रिश्ता तय होगा। हम कुछ समझे नहीं। संजय जी, आप खुलकर बताइए ना। अरे सत्यदेव जी, दहेज दहेज की बात कर रहा हूँ मैं। दहेज की बात सुनकर सभी एकदम से शांत हो जाते हैं। अब ठीक है, हो जाएगा इंतजाम। आप बस रिश्ता पक्का कर दीजिए। ये हुई ना समधियों वाली बात, लेकिन याद रखिए दहेज में कोई आनाकानी ना कीजिएगा, इकलौती बेटी है ना आपकी। जैसे तैसे रिश्ता पक्का हो जाता है और सभी आपस में मुंह मीठा करते हैं लड़के वालों के जाने के बाद। लेकिन पापा, हम दहेज कहाँ से देंगे? शादी का खर्च भी तो कितना है। हाँ केशव और काजल के पापा, आपने हाँ तो कर दी,
लेकिन अब उस हाँ को भरपाई कैसे करेंगे? वैसे तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। कोई मुसीबत नहीं हुई है, तुम सब चिंता मत करो। काजोल की शादी के लिए मैं काफ़ी लंबे समय से पैसे जुटाते आ रहा हूँ और एफडी तुड़वा कर और हमारी पुरानी डेयरी को बेचकर पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, और मेरे कुछ पुश्तैनी जेवर भी है, पड़े पड़े उसमें जंग लग जाए, उससे अच्छा है कि उन्हें बेच ही दो। ठीक है, तो मेरी भी पुरानी खटारा स्कूटी है, उसे भी बेच देते हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके वो सब दहेज देने के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। सत्यदीप उन पैसों को सहज कर अपने कमरे की अलमारी में रखता है। रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी सुहानी चुपके से उठती है और शॉल ओढ़कर हाथ में टॉर्च लेकर घर के पीछे के दरवाजे की ओर आती है और एक आदमी से कहती है, पहले माले पे है वो कमरा, अलमारी की चाबी ससुर जी के तकिए के नीचे होगी, धीरे से ले आना और अलमारी के सारे पैसे चुरा लेना और मुझे दे देना, ठीक है? ओके मैम। आदमी सत्यदीप और इंदु के कमरे में जाकर चालाकी से पैसा चुराता है और उन्हें सुहानी के हाथों में थमाकर चला जाता है। अब ये पैसे मेरे पास रहेंगे, अच्छे से हिफाजत करूंगी मैं इनकी। थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं। सुहानी उन पैसों को अपने पास छुपा कर रखती है। अगले दिन पैसे अलमारी से गायब होने के बाद सभी हैरान और दंग रह जाते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं। नहीं, अब इसका मतलब ये कि मेरी शादी नहीं हो पाएगी। अब हम क्या करें काजोल बेटा? तभी केशव उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। ये देखे, ये आदमी, इसने चुराए हैं पैसे। हाय दया, अरे टांग टूटे इस कलमुहे आदमी की, निगौड़ा कहीं का। बहुत बुरा हुआ, ये सब मेरी ननद के साथ ही क्यों होता है? शादी का दिन नजदीक आता है। विराज, संजय और गायत्री दहेज की मांग के बारे में अब सवाल करते हैं। तभी सत्यदीप उन्हें सच बता देता है कि पैसे असल में चोरी हो चुके हैं। ये बात सुनकर संजय गुस्से से तिलमिला उठता है। अरे सत्यदीप जी, क्या आपने हमें बेवकूफ समझ रखा है? पहले कहा पूरा इंतजाम हो चुका है और अब कह रहे हो कि नहीं हुआ। अरे जाओ, नहीं करानी हमें हमारे विराज की शादी आपकी बेटी काजोल से। उसे काजोल से 100 गुना अच्छी लड़कियां मिल जाएगी। वैसे भी वो कहाँ, आपकी बेटी कहाँ, 1% मेल नहीं खाता। काजोल और विराज की शादी कैंसिल हो जाती है। ये खबर सुनकर काजोल फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। समय के साथ काजोल भी अब थोड़ी ठीक हो जाती है। तभी सुहानी सभी घर वालों के सामने आकर दहेज के पैसे सत्यदीप को लौटाते हुए कहती है, ये लीजिए ससुर जी, ये वही दहेज के पैसे हैं जो आपने अलमारी में रखे थे। ये सुनकर सभी एकदम से आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह जाते हैं। सुहानी पूरी कहानी सबको बताती है कि कैसे उसने ये सब किया। वाह, अरे जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? एक भाभी होकर अपनी ही ननद की खुशियों को खा गई तू। नहीं सासू माँ, आप गलत समझ रही हैं। क्या गलत? क्या गलत? गलत नहीं, गुनाह किया है तुमने। नहीं, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि दहेज एक गलत प्रथा है। अरे विराज और उसके माँ बाप ने इस रिश्ते को सिर्फ पैसों से ही तोला। उन्होंने तुम्हें देखा भी नहीं। तुम ही सोचो, आप सब भी सोचिए, इतना पढ़ा लिखा लड़का होने के बावजूद वो दहेज की मांग क्यों कर रहा था? ऊपर से रिश्ता तोड़ते वक्त भी संजय अंकल ने कह दिया था ना कि 1% मेल नहीं खाता। इसका मतलब साफ था कि वो लोग बस दहेज के लिए ये शादी कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारी सूरत, सीरत, खूबियां, इन सबको तो देखा ही नहीं। अरे जरा सोचो, कितना प्यार करते हैं तुमसे तुम्हारे माँ पापा और केशव भाई। पाई पाई जोड़कर एफडी बनाई थी, उसे तोड़ दी ससुर जी ने। खून पसीने से बनाई हुई डेयरी, उसे बेच दिया। सालों से बड़ों के आशीर्वाद और प्यार से भरे गहने, उन्हें बेच दिया सासू माँ ने। आज तक जिस बचपन की खटारा स्कूटी को संभाल के याद बना के रखा था केशव ने, उसे तक बेच डाला, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। अगर हम दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा देंगे तो इससे सिर्फ बर्बादी ही होगी, रिश्तों की भी और इस दुनिया की भी। ये पैसे मैं आप सबको लौटाने वाली थी, वो भी रिश्ता टूटने के कुछ दिनों बाद, और अब मैं वही कर रही हूँ। लीजिए। सुहानी की बातें सुनकर सभी की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि वो सब कितना बड़ा गलत कदम उठाने जा रहे थे। सुहानी बहू, आज तुमने हमारी काजोल को उस पिंजरे में जाने से बचा लिया। हाँ बेटा, अगर ये शादी हो जाती तो न जाने वो दरिंदे लोग मेरी फूल सी बच्ची के साथ कैसा व्यवहार करते। भाभी, थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं आपको समझ ही नहीं पाई।
लेकिन आपने जो भी किया मुझे बचाने के लिए किया। यू आर द बेस्ट वाइफ सुहानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बेस्ट भाभी भी हो। आई लव यू भाभी। काजोल सुहानी के गले लगती है और इस तरह सुहानी अपनी ननद और अपने ससुराल को दहेज से बचा लेती है।